एक लड़का गोमती नदी में कूद गया, कह रहे संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, होश में रहो, औकात में रहो। तो आप उनसे कोई संवाद बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ लाठी चला रहे हैं। तो 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में इन चंदा चोरों ने बेची। आरएसएस के नेताओं से पूछिए भाई चंदा चोरी क्यों की? कि सबसे सौभाग्यशाली मुसलमान हिंदुस्तान का वो सुल्तान अंसारी है, जिसके पक्ष में आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, सारे भाजपाई लगे हुए हैं। घर घर मोदी का मतलब अब लोगों को समझ में आ गया कि हर घर में मोदी जी को घुस के झांकना है। मुझे एक नाम बता दीजिए आरएसएस का प्रमुख कोई दलित हुआ। आप इनके खिलाफ कुछ छाप दें तो आपके घर पे छापा पड़ जाएगा। नेता नहीं बचेगा, मजदूर नहीं बचेगा, किसान नहीं बचेगा, पत्रकार नहीं बचेगा, विपक्ष का नेता नहीं बचेगा, सरकार का मंत्री नहीं बचेगा। बचेगा कौन? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। SC ST OBC का रिजर्वेशन जो है वो एक संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां न तो OBC को 27% रिजर्वेशन मिल रहा है, अब तो नीट में भी OBC का आरक्षण जो केंद्र सरकार है वो नहीं दे रही है। अभी सबसे बड़ा मामला यूपी में है, जहां 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 4% रिजर्वेशन मिला है। सबसे ज्यादा OBC को मार पड़ रही है, SC ST सीटों की चोरी हुई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, राज्यसभा में नेता संजय सिंह, उन्होंने एक इस पर बहस के लिए नोटिस दिया है उन्होंने राज्यसभा में, वो मेरे साथ हैं। सर, क्या लगता है आपको कि ये 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती का मामला है, बड़ा मामला है, स्टूडेंटों का प्रदर्शन हुआ है, योगी जी ने कहा है कि अगर किसी ने कुछ बोला तो संपत्ति जब्त कर लेंगे, आप कह रहे हैं कि आरक्षण लागू? देखिए, पहली बात तो ये हमको समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी से आप पिछड़ों और दलित की हित की बात अगर सोच रहे हैं तो इसमें गलती आपकी है। वो तो मानसिकता से यही है, जन्म से यही है। और ये बात मैं आज पहली बार नहीं कह रहा हूं, बार बार इस बात को मैं कहता हूं। भारतीय जनता पार्टी अपनी मानसिकता और विचारधारा में दलित और पिछड़ों की विरोधी है। आप मुझे बताइए, नीट के एग्जाम में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में आपने कोटा खत्म कर दिया। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी ने पिछड़े वर्ग का आरक्षण खत्म कर दिया, SC ST का आरक्षण खत्म कर दिया। अब अगर लड़के उसको लेके आंदोलन करते हैं तो क्या कुछ गलत है क्या? आरक्षण इस देश के संविधान के द्वारा दी गई व्यवस्था है। ये किसी आदित्यनाथ के द्वारा दी गई व्यवस्था नहीं है, या ये किसी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई व्यवस्था नहीं है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने आरक्षण की व्यवस्था दी है, और जिस आरक्षण का पालन करना हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अब अगर आरक्षण 69,000 भर्तियों में, शिक्षक भर्तियों में नहीं पालन किया गया तो उसको लेके पिछड़े वर्ग के बच्चों ने, दलित समाज के बच्चों ने, उन्होंने आंदोलन किया, उनको बर्बरतापूर्वक मारा गया। एक लड़का गोमती नदी में कूद गया। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? एक तो पहले गुनाह करते हैं, गलती करते हैं, फिर धमकाते हैं, कह रहे हैं संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, होश में रहो, औकात में रहो। ये एक मुख्यमंत्री की भाषा है? आप उनसे कोई संवाद नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे, उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं करेंगे, और उनको आंदोलन करने का भी अधिकार नहीं है। तो ये बड़ी अजीब बात है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, नीट के एग्जाम में आरक्षण साफ कर दिया, और इसमें शिक्षक भर्ती में आरक्षण साफ कर दिया। और मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कह रही है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया। यानी वो रिपोर्ट कह रही है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि संवैधानिक अधिकार आरक्षण का जो पिछड़े वर्ग के लोगों को मिला है, उसका पालन नहीं किया गया शिक्षक भर्ती में। तो आप उनसे कोई संवाद बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ लाठी चला रहे हैं। लाठी भाजने वाली सरकार हो गई है सर, लेकिन राज्यसभा में ही प्रधानमंत्री ने आप लोगों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 27 OBC के मंत्री बना दिए, दलित मंत्री, महिला मंत्री, पिछड़ा मंत्री, और आप लोग इसलिए व्यवधान कर रहे थे और आप लोगों ने परिचय तक नहीं करने दिया। ये प्रधानमंत्री के शब्द थे। अच्छा, OBC और दलित मंत्रियों के उनको याद कब आई? उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय।
6 महीनवा चुनावी सम्मान। मैंने तो कहा है कि दलितों पिछड़ों का ऐलान, नहीं चाहिए 6 महीनवा चुनावी सम्मान। बंगाल में क्या हुआ? चुनाव खत्म हुआ, जिन लोगों को मंत्री बनाया था लात मार के भगा दिया। अभी जिन लोगों को चुनाव में अभी मंत्री बनाया है उनको मार के भगा देंगे, भी चुनाव लात मार के भगा देंगे चुनाव खत्म होने के बाद। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, पिछड़े वर्ग के लोग, दलित समाज के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि किस उद्देश्य से ये मंत्रिमंडल का विस्तार करके झुनझुना थमाया गया है। तो ये लॉलीपॉप देके मोदी जी लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। जहां उनको अधिकार देने की बात है, जहां उनको नौकरी देने की बात है, जहां उनको आरक्षण देने की बात है, वहां तो भारतीय जनता पार्टी सारी चीजें खत्म कर देती है। मैंने उठाया था बांदा का मसला। वहां एक विश्वविद्यालय में 15 शिक्षकों, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में 11 एक ही जात के। तो आप मुझे बताइए क्या हो रहा है? लेकिन ये सम्मान मिल रहा है पिछड़ों दलितों को। लेकिन आप लोगों पर ये भी आरोप लग रहा है कि आप लोग प्रधानमंत्री का बिल्कुल सम्मान नहीं करे। आप उस दिन बैनर लेके खड़े थे कि 2 जासूस, फिर आज आप लोग चला रहे हैं छापेमार, पहले चंदा चोर। अच्छा, तीनों चीजों में मैं क्या गलत बोल रहा हूं बताइए मुझे। मैंने कहा चंदा चोर, तो 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में इन चंदा चोरों ने बेची प्रभु श्री राम के नाम पे। तो चंदा चोर हुए कि नहीं हुए? और बड़ी मजेदार बात देखिए आप, 94 साल पुरानी संस्था है आरएसएस। आरएसएस के नेताओं से पूछिए भाई चंदा चोरी क्यों की, तो कहते हैं मुझे नहीं मालूम, हमारे नेता तो सुल्तान अंसारी प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनसे पूछिए। भाजपा और जनसंघ से मिला के कितने साल पुरानी पार्टी ये है? बीजेपी वालों से पूछिए भाई चंदा चोरी क्यों किया तुमने, कहते साहब हमें नहीं मालूम, हमारा नेता तो प्रॉपर्टी डीलर सुल्तान अंसारी है। विश्व हिंदू परिषद के लोगों से पूछिए क्यों की चंदा चोरी, तो कहते हैं हमारे नेता सुल्तान अंसारी है। हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहली बार मैं देख रहा हूं कि सबसे सौभाग्यशाली मुसलमान हिंदुस्तान का वो सुल्तान अंसारी है, जिसके पक्ष में आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद सारे भाजपाई लगे हुए हैं कि साहब वो तो बड़ा ईमानदार है, उसने तो हमें सस्ते में जमीन दे दी और वो तो राम भक्त है। तो जहां चंदा चोरी करनी है, जहां घोटाला करना है, वहां मुसलमान जिहादी नहीं है, वहां तो उससे माल कमाना है इन्हें, प्रभु श्री राम के नाम पे घोटाला करना है इनको, तो चंदा चोर हैं। एक नहीं 1 लाख बार इस देश की जनता को, करोड़ों बार मैं तो कह रहा हूं, कहना चाहिए इन लोगों को, ये चंदा चोर है। राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चंदा चोरी और सीना चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये बात लोगों को बोलनी चाहिए। और जहां भी मैंने तो कानपुर में पोस्टर देखा लगा था, होर्डिंग बड़ा बड़ा, चंदा चोरों से सावधान। मैंने अपने घर पे भी उन लोगों से प्रेरित होकर यहां भी बाहर लिखवा दिया, चंदा चोरों से सावधान। आप लोग भी अपने अपने घर पे लिखवा दीजिए। इन चंदा चोरों से इस देश को बचाना है, ये बुनियादी तौर पे चंदा चोर है। तो एक बात, दूसरी बात आ जाते हैं। आपने कहा कि प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करते, 2 जासूस आपने कह दिया। ये कोई अपराध करता है तो उसकी हिस्ट्री सीट देखी जाती है। गैंगस्टर है तो उसकी हिस्ट्री सीट क्या है? इस देश में 2 जासूस हैं, एक का नाम है नरेंद्र मोदी, दूसरे का नाम है अमित शाह। और इन दोनों जासूसों ने, जब ये मुख्यमंत्री थे और गृह राज्य मंत्री थे, तो एक नहीं अनेकों फोन टैपिंग कराई थी गुजरात में, अनेकों लोगों की जासूसी कराई थी गुजरात में, उससे संबंधित तमाम खबरें प्रकाशित हुई थी उस समय के राष्ट्रीय मीडिया में और प्रिंट मीडिया में। तो अगर आज ये उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति कर रहे हैं तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये अपनी मानसिकता से, अपने चरित्र से, अपने विचार से ऐसे ही हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि 2 जासूस करे महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है, सबकी जासूसी करते हैं ये। घर घर मोदी का मतलब अब लोगों को समझ में आ गया कि हर घर में मोदी जी को घुस के झांकना है। आप मुझे बताइए, रोहिणी सिंह पत्रकार, क्यों फोन हैक होता है उनका? क्योंकि उन्होंने
अमित शाह के बेटे जय शाह के भ्रष्टाचार का खुलासा किया। अशोक लवासा चुनाव आयुक्त, क्यों फोन हैक होता है उनका? क्योंकि उन्होंने सरकार के साथ निष्पक्ष चुनाव करने के लिए जद्दोजहद की। रंजन गोगोई, क्यों फोन हुआ उस महिला का जिसने उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया? क्योंकि राफेल जैसा महत्वपूर्ण मामला, जिसमें रक्षा सौदे में प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठा कि चौकीदार चोर है, जिसमें इस देश की मोदी सरकार के ऊपर सवाल उठा कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, और मैं उसमें याचिका करता हूं। मैं हैरान था कि रंजन गोगोई को यह दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है कि 500 करोड़ का जहाज 1627 करोड़ रुपए में खरीदा गया, 3 गुने से ज्यादा कीमत में जहाज खरीदा गया। यह भ्रष्टाचार रंजन गोगोई को नहीं दिखा। अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों नहीं दिखा। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अप्रैल 2019 में एक महिला ने देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पे यौन शोषण का आरोप लगाया। उसके बाद उस महिला का फोन हैक होता है, उसके रिश्तेदारों का फोन हैक होता है, और नवंबर 2019 में रंजन गोगोई रक्षा सौदे के मामले में, राफेल की दलाली के मामले में इन लोगों को क्लीन चिट दे देते हैं। तो आप मुझे बताइए, ये 2 जासूस ब्लैकमेल करके अपने हक में मोदी सरकार अगर फैसला ले रही है रंजन गोगोई से, तो उस आदमी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, और जो फैसला उसने राफेल के मामले में दिया है उसको फिर से सुनवाई होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। गिरफ्तार करके पूछना चाहिए कि क्या इस व्यक्ति को ब्लैकमेल करके यह डिसीजन लिया गया है। इसकी इंक्वायरी करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक एसआईटी बननी चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और जहां तक दलित और पिछड़ा की बात आप कह रहे हैं, जनसंघ, बीजेपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत पुरानी संस्था है। आरएसएस को 94 साल हो गया, और जनसंघ और बीजेपी का इतिहास मिला लीजिए तो 70 साल के लगभग इनको भी हो गया। तो ये दोनों संस्थाएं, अब तक इनके कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से हुए, पिछड़े समाज से हुए? मुझे एक नाम बता दीजिए, आरएसएस का प्रमुख कोई दलित हुआ हो आज तक, कोई पिछड़ा हुआ हो आज तक? एक नाम बता दीजिए मुझे। तो इसलिए भाषण में प्रधानमंत्री जी बातें, और प्रधानमंत्री जी अपने आप को पिछड़े वर्ग का कहते हैं। 2002 तक ये सवर्णों की सूची में थे, और ये अपने आप को जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुए तो अपनी जाति को इन्होंने पिछड़ा में शामिल करा लिया। तो ये तो क्या कहते हैं, धक्के से, जोर जबरदस्ती से बने हुए पिछड़ा है ये। तो छापामार क्यों कह रहे हैं? मतलब वो तो आज जो छापेमारी हुई है, सब लोगों को इनकम टैक्स की नोटिस दी जा रही है, अखबारों पर छापेमारी, तो छापेमार मैं तो कह रहा हूं तो कि रूटीन वर्क है। अब की बार छापामार सरकार, अब इनका छापामारी है, पहले जासूसी कराना है, फिर छापेमारी करना है। आप इनके खिलाफ कुछ छाप दें तो आपके घर पे छापा पड़ जाएगा। यही है छापेमार सरकार। आप मुझे बताइए, ब्रजेश मिश्रा जी एक बहादुर पत्रकार, जो दिन रात सरकार के सच को दिखाते हैं, सरकार की नाकामियों का पर्दाफाश करते हैं, कोरोना की महामारी में लोगों की पीड़ा को दिखाते हैं। वीरेंद्र सिंह पत्रकार, जो अपने कटाक्ष करके सरकार के ऊपर चोट पहुंचाने का काम करते हैं, उनको कुंभकर्ण की नींद से जगाने का काम करते हैं। इन पत्रकारों के घर पे आप आईटी के छापे मार रहे हैं, इनके दफ्तर पे आप आईटी के छापे मार रहे हैं। अकेला भारत समाचार एक ऐसा हिंदुस्तान का रीजनल चैनल है जिससे पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, क्योंकि वो ब्लैकमेल नहीं हुए इनसे, क्योंकि उन्होंने नतमस्तक नहीं हुआ इनके सामने, क्योंकि वो डरे नहीं इनसे। उनकी पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा को हाथरस कांड के दौरान रिपोर्टिंग के समय में क्या क्या घटनाएं नहीं हुई, और आज आप घंटों से मैं देख रहा हूं उनके घर पे छापा पड़ रहा है। फोन से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, फोन से बात नहीं हो पा रही। ये गुंडागर्दी मचा रखी है आपने, आपातकाल लगा दिया इस देश के अंदर। तमाम यूनियन लीडर्स के फोन हैक हो रहे हैं,
शिव गोपाल मिश्रा जी रेलवे के मजदूर यूनियन के बड़े नेता हैं, 50 साल से राजनीति में है, मजदूरों की राजनीति में, मजदूरों का यूनियन चला रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस के आंदोलन में थे, उनका फोन हैक कर रहे हो आप। क्या करना क्या चाहते हो आप? नेता नहीं बचेगा, मजदूर नहीं बचेगा, किसान नहीं बचेगा, पत्रकार नहीं बचेगा, विपक्ष का नेता नहीं बचेगा, सरकार का मंत्री नहीं बचेगा, बचेगा कौन? सिर्फ 2 जासूस, मोदी अमित शाह, ये चलाएंगे देश को? ये हमें सोचना पड़ेगा। और अगर लोग अभी नहीं जगे तो ये आप मान के चलिए नंबर सबका आना है, कोई बचेगा नहीं। ये इतने खतरनाक लोग हैं, आज पत्रकारों को टारगेट कर रहे हैं, हो सकता है उसमें किसी, आज ब्रजेश मिश्रा का नाम है, कल आपका नाम आ जाएगा। आप जरा सा भी सरकार का सच दिखाने की कोशिश करेंगे, आपका भी नाम शामिल हो जाएगा। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि हमारे सामने 2 रास्ता है, या तो हम कायरों की तरह इनके सारे जुर्म बर्दाश्त कर लें, या बहादुरों की तरह इनसे लड़ें और जो भी उसके लिए जोखिम उठाना पड़ेगा उठाएंगे, लेकिन इनको बेनकाब करके मानेंगे। ये 2 रास्ते हैं, लोगों को तय करना पड़ेगा। अगर हम लोग मुर्दों की तरह शांति से एकदम चुपचाप होकर बर्दाश्त करते रहेंगे तो इनके लिए उससे अच्छी सिचुएशन तो कोई है ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, सोशल जस्टिस की लड़ाई में 2 बड़े नाम हुए इस देश में, अर्जुन सिंह, उससे बड़े नाम बीपी सिंह। क्या उस कड़ी में संजय सिंह है जो इस तरह का एक रिस्क भी ले रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं, भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी है। संसद में अब लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठ रही। पहले संजय सिंह इकलौते थे, यूपी में तो बस चले यूपी सरकार का, तो वो न्यूयॉर्क टाइम्स और रॉयटर्स के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो जाए हजरतगंज थाने में। लेकिन ये वो मुद्दे हैं, मानसून सेशन चल रहा है और संजय सिंह लगातार सरकार पर हमलावर हैं। सोशल मीडिया में आपको ऑप्शन होता है कि आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। आप इनके आरोपों से सहमत हैं, असहमत हैं, हमें जरूर बताएं। शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए। नमस्कार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।